Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएं एंड आप आसानी से 50 मार्क्स स्कोर कर पाएं अगर आप इसकी सीरीज़ की वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हैं, अगर आप रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. सो टुडे AFM का लेक्चर नंबर 20 है जहाँ पर हम कंपनी अकाउंट्स 2 के बारे में बात करेंगे. कुछ लीगल प्रोविजंस, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं कंपनीज की, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट EduTap हैज लॉन्च दिस ई बुक. इस ई बुक में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है. इस ई बुक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और इस ई बुक की हेल्प से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी स्मूथ एंड फ्रूटफुल बना सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, जहां पर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. देखिए, जब एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफिल नहीं करनी पड़ती हैं. बट इफ़ यू आर अ कंपनी तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर कर चलना पड़ता है. ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गिवन है, राइट. तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है दैट एज पर सेक्शन 128, इन सेक्शन नंबर्स को आप याद रखेंगे. एज पर सेक्शन 128 आपके लिए कंपलसरी है कि आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. एज पर सेक्शन 129, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं, जो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए हैं, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरीके से, है ना. तो जो भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं वो आपको अपनी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये प्रेजेंट किए जाएंगे, राइट. तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए वो किस सेक्शन के अंडर बनाते हैं, 128. एंड 129 क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट कर कर चलेंगे टू एवरीवन, ठीक है. लेकिन अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है, स्मॉल या डॉर्मेंट कंपनी है, उन केसेस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. यानी कि इन जनरल हम लोग ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इन द केस ऑफ कंपनीज जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स. आज हम इन्हीं के फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे. बट जैसा कि यहाँ लिखा है कि 1% कंपनी, स्मॉल और डॉर्मेंट कंपनी के केस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना कंपलसरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है. एल्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कोई बना रहे हैं. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ इक्विटी कैपिटल के चेंजेस को या इक्विटी कैपिटल की एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं. एंड नोट्स टू अकाउंट्स तो हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपकी रिगार्डिंग द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होती है, उसका एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होता है, ठीक है. तो स्पेशल एक्ट्स के हिसाब से, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनीज को कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट इफ यू आर अ इंश्योरेंस कंपनी, इफ़ यू आर अ बैंकिंग कंपनी, इफ़ यू आर अ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी या कोई अलग स्पेशल टाइप की आपकी कंपनी है, तो आपको अपने अलग से जो प्रोविज़न है, जैसे इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से, बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्ट है उसके हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. मतलब उनके रूल्स को भी कंप्लाई कर कर चलेंगे अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट के साथ साथ अपने स्पेशल एक्ट्स को भी फॉलो कर कर चलेंगे, ठीक है जी. तो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, जहां पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेटिंग कि किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है. शेड्यूल 3 क्या कहता है कि रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कहता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी कंपनीज बनाएंगी वो एज पर द शेड्यूल 3 बनाएंगी. शेड्यूल 3 में क्या क्या आएगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से डिस्क्लोजर्स, कौन से एक्सप्लेनेशंस आपको देने ज़रूरी है, और नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सी चीज़ें मैंडेटरली आप शो कर कर चलोगे, राइट. कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स को फुलफिल करना है इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आपको याद होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था वहाँ पर डिस्कस किए थे, है ना. इस सीरीज़ में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक डेडिकेटेड लेक्चर हमने कंडक्ट किया था जहां पर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. तो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एडिशनल डिस्क्लोजर्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू देने हैं. दिस इज ऑल गिवन इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी. तो शेड्यूल 3 में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ऐसी दी हुई हैं कि
हर बैलेंस शीट, हर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे मान लो कि मैंने बैलेंस शीट में एक आइटम प्रेजेंट की, मैंने यहाँ नोट नंबर लिख दिया 3, तो थर्ड जो नोट नंबर है वो इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ऐसा ही इन्होंने कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही देनी है, अननेसेसरी डिटेल्स देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी किसी भी कंपनीज की, तो कंपैरेटिव फिगर्स बनाई जाएंगी। कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास जो अमाउंट के कॉलम होंगे वो दो होंगे, एक मेरे पास करंट ईयर का होगा, एक मेरे पास प्रीवियस ईयर का होगा। तो आई एम कंपेयरिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स विद द करंट ईयर फिगर्स, और इसी तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। ओनली एंड ओनली एक्सेप्शन इज कि अगर आपकी कंपनी का फर्स्ट ईयर है तो आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई डेटा नहीं है, इसलिए आप जो है कंपैरेटिवली इसको शो नहीं करोगे। एल्स इट इज कंपल्सरी टू शो द डेटा कंपैरेटिवली ऑलवेज इन द केस ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको राउंड ऑफ कर सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है ना। राउंड ऑफ किस तरीके से करना है, तो राउंड ऑफ का रूल कुछ इस तरीके से है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि राउंड ऑफ का क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो अगर लेस देन 100 करोड़ रुपीस की आपकी टर्नओवर है तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो नियरेस्ट 100 पे, नियरेस्ट 1000 पे, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट मिलियन, या फिर उसके आगे जो डेसिमल्स आएंगे वो। और अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है तो आप नियरेस्ट लाख, मिलियन, करोड़ में इसको जो है राउंड ऑफ कर सकते हो। 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का मतलब क्या, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है कुछ 3300 करोड़ जो है मेरे पास फिगर है ना। तो 3300 करोड़ फिगर है अगर, तो मैं इसको अगर नंबर्स में लिखूं तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, 3300, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी जीरोस लगानी पड़ेंगी, राइट। तो इतनी सारी जीरोस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3300 लिख के साथ में करोड़, यानी ये करोड़ में राउंड ऑफ है, तो हम ऊपर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेंशन कर देते हैं दैट द फिगर्स गिवन इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट आर गिवन इन करोड्स, इन थाउजेंड्स, इन हंड्रेड्स, इस तरीके से, राइट। तो फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अब शेड्यूल 3 के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जो मैं आपको कह रही थी राउंड ऑफ, वो यहाँ लिख दिया जाता है जैसे इन करोड्स, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास किस तरीके से रहेगा, 4 कॉलम्स रहेंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर यानी जो नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर होगा, अमाउंट एंड अमाउंट, ये देखो ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा, यानी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बैलेंस शीट एंड एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो पहले लायबिलिटी साइड आ जाएगी एंड देन एसेट साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरी साइड आई वो कौन सी आई, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जिसमें सबसे पहले आया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमने सारे शेयर्स की इन्फॉर्मेशन दी, शेयर कैपिटल के अंडर, रिजर्व्स की इन्फॉर्मेशन दी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर, एंड अगर कोई मनी शेयर वारंट्स वगैरह के अगेंस्ट रिसीव थी तो वो भी हमने यहीं पर मेंशन किया। एवरीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स इज इंक्लूडेड इन द शेयर होल्डर फंड। देन केम्स, अगर कोई भी हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया लेकिन अभी अलॉटमेंट ड्यू है तो उसके लिए अलग से हमने एक सेपरेट कॉलम बनाया है। देन नंबर 3 जो है वो हमारे लिए क्या है, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ का। नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जो मोर देन 12 मंथ्स एक बिजनेस के अंदर रहेंगी, है ना। तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे। फिर करंट लायबिलिटीज़ वो जाएंगी जो लेस देन 12 मंथ्स के लिए हमारे बिजनेस में रहेंगी। उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, जैसे ट्रेड पेबल्स में आपके पास क्रेडिटर्स आ जाते हैं और ट्रेड पेबल्स में आपके पास बिल्स पेबल आ जाते हैं। बाकी अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ये मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, तो हमने इस साइड का टोटल यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। ऑन द अदर साइड जो इसके नीचे ही बिल्कुल बनेगी वो मेरे लिए क्या बनेगी, एसेट साइड बनेगी। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, 2 पार्ट्स में इसलिए दिखाई है क्योंकि शीट पूरी नहीं आ रही थी। तो दूसरी साइड जो है वो मेरे लिए क्या है, एसेट साइड। अब एसेट्स में 2 ही चीज़ें हैं, या तो मेरी एसेट्स नॉन करंट है या मेरी एसेट्स करंट है। नॉन करंट एसेट्स का वही रोल, जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स बिजनेस में है वो नॉन करंट है, जो लेस देन 12 मंथ्स बिजनेस में है वो मेरे लिए करंट एसेट्स रहेंगी। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट
इक्विपमेंट, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगी। टेंजिबल वो है जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो जिन्हें आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगी। कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो वो भी यहीं पर आ जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को दिए हैं, आपने किसी को पैसा उधार पर दे रखा है, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है। फिर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। ऐसे ही करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास क्या आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनती है। फिर हमने एसेट साइड का टोटल किया, तो द टोटल ऑफ एसेट्स एंड द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एट द एंड वुड बी इक्वल। ठीक है ना। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड कि एसेट्स को करंट एसेट तभी मानेंगे अगर वो एसेट हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ना। जैसे रॉ मटेरियल आया, आपने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की, प्रोडक्शन से आपने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स से आपने उन गुड्स को सेल किया और कैश रियलाइज किया, तो ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली कवर्ड अंडर द ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम ये मानकर चलते हैं अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 मंथ्स है तो वो मेरे लिए करंट एसेट है। इफ इट इज़ मोर तो फिर हमें वो नॉन करंट में कंसिडर कई बार कर कर चलना पड़ता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है। फिर कोई ऐसे एसेट जिनको हमने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, ट्रेडिंग का मतलब क्या, सेल परचेज के लिए खरीदा और उसको आगे फिर सेल कर दिया, तो वो 12 मंथ से कम होना चाहिए। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स एंड द कैश एंड कैश इक्वलेंट अनलेस रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और सेटल एज अ लायबिलिटी एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो ये सारी चीज़ें ही करंट एसेट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अब करंट लायबिलिटी का क्या होगा, तो करंट लायबिलिटी में भी सेम होगा कि आप उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल कर दोगे। ट्रेडिंग के लिए रखा है, 12 मंथ्स में सेटल करने के लिए रखा है, या फिर कोई अनकंडीशनल राइट उसके ऊपर नहीं है सेटलमेंट का कि आपको 12 महीने के बाद ही सेटल करना है, तो वो भी आपके लिए क्या होगी, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात आपको यही समझनी है, जो 12 महीने से कम वो करंट और जो 12 महीने से ज़्यादा वो नॉन करंट। ठीक है ना। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करोगे, तो अब हम बारी बारी से सारे डिस्क्लोजर समझते हैं बैलेंस शीट के। सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सब्सक्राइब किए, कितने फुल्ली पेड अप। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में इसकी बात की थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, है ना। तो वो सारी कैपिटल की डिटेल्स आप शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर जो नोट्स टू अकाउंट्स है वहाँ पर देखकर चलोगे। शेयर की पार वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का शेयर था, ठीक है ना। और आपके शेयर्स बिगिनिंग में कितने आउटस्टैंडिंग थे, एंड में कितने आउटस्टैंडिंग है, कोई राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या किसी भी शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो वो शेयर्स अलग से मेंशन करोगे। किसी भी शेयर होल्डर ने अगर 5% शेयर से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं तो उसको मेंशन करोगे। कोई भी ऐसे शेयर्स जो कि रिजर्व किए गए हैं अंडर ऑप्शन या कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसी टर्म सिक्योरिटीज़ जो कि आप इक्विटी या प्रेफरेंस में कन्वर्ट करने वाले हो, तो वो भी आपकी शेयर कैपिटल में आ जाएगी। कोई अनपेड कॉल्स है एंड फॉरफीटेड शेयर्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम शेयर्स को जब्त कर लेते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं, तो वो भी शेयर कैपिटल के अंदर ही ऐड कर कर दिखाया जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज शोन हेयर। क्लियर है। मोटा मोटा इसे समझने की जरूरत है, 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा लगभग लगभग चीज़ें कहाँ पर आती हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा से रट्टाफिकेशन करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग देखो, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिजर्व्स इन सरप्लस में क्या क्या आएगा, सारे टाइप के रिजर्व्स आ जाएंगे, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे रिडम्पशन रिजर्व हो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की हमने बात की थी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का रिजर्व है, डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व है। आपने एसेट लायबिलिटीज़ की वैल्यू रीवैल्यू की है, उसके लिए जब रिजर्व, उस पर आपका जो पैसा बचा वो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कोई आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो बचा सरप्लस की फॉर्म में, वो भी आपका यहीं पर आ जाएगा। कोई और रिजर्व्स होंगे तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। जनरल रिजर्व भी आपका इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। देन कम्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वही हो गई ना जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रहेंगी, यानी आपने कहीं से पैसा उधार में ले रखा है 12 महीने से ज़्यादा का, कोई भी लोन, कोई भी डिबेंचर्स वगैरह, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास आ जाएंगे डिबेंचर्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कोई डिपॉजिट, कोई मेच्योरिटीज़ है फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन वाली, कोई लोन्स एंड एडवांसेस है किसी रिलेटेड पार्टीज़ के, तो सभी के सभी के आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जब भी आप
रिकॉर्ड करोगे तो वहाँ पर आप उनको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को अलग अलग लिखोगे। सिक्योर्ड का मतलब कि इनके ऊपर कोई एसेट सिक्योर्ड है ना, इनको कोई सिक्योरिटी आपने प्लेज कर रखी है, और जिनको आपने सिक्योरिटी प्लेज नहीं किया है उन्हें अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड कर कर चलोगे, ठीक है ना। कोई भी लोन्स वगैरह लिए हैं, और जब भी आप लोन्स बॉन्ड्स इन सबको मेंशन करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया जाता है, यानी जो बाद में रिडीम होंगे उनको ऊपर, और जो रिडीम होने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है ऑर्डर के फॉर्म में। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, जिसमें हमने अभी बात की थी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आ जाएंगे, या और कोई लाइबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे, कोई भी प्रोविजन आपने बनाया है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, वो सब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। बट अगर वो 12 महीने से ज़्यादा का है तो यूजुअली डाउटफुल डेट्स वाला प्रोविजन, टैक्स वाला प्रोविजन जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इंक्लूड हम लोग कर कर चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी, जैसे लॉन्ग टर्म थी ऐसे शॉर्ट टर्म आ जाएंगी। इनको भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर वो बोरोइंग्स आएंगी जो लेस देन 12 मंथ्स में आप पैसा वापस कर दोगे। इवन इफ अगर आपके कोई डिबेंचर्स थे, 12 साल के लिए आपने मान लो डिबेंचर्स इशू किए, 11 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म में रहेंगे, 12वें साल आप उनको शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में कंसिडर कर दोगे, क्योंकि अब वो वापस 12 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं। तो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपका कोई भी अमाउंट जो आपने रखा हुआ है जो आपका रीपे होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है आपका, वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई इसके अलावा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वो भी आपका यहीं पर मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज में आपकी बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज है सारी आ जाएंगी। कोई आपने डिविडेंड नहीं दिया, कोई आपको एडवांस में इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, कोई आपका इंटरेस्ट एक्रू है बोरोइंग्स के ऊपर, यानी आपने देना रहता है, एक्रू है लेकिन नॉट ड्यू है, कोई लॉन्ग टर्म डेट है, कोई फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं, कुछ खास यहाँ पर बातें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है जी। फिर अब आ गए हम एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर सबसे पहले हमने पढ़ी थी टैंजिबल एसेट, जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो टैंजिबल एसेट्स में जो भी आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी, सब कुछ आप यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर कर चलोगे। हर एक एसेट को आप अलग से मेंशन करोगे। अगर कोई एसेट लीज पर लिया है तो आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि एसेट आपकी लीज पर है। और आप यहाँ पर जब भी एसेट्स को मेंशन करोगे तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है आप मेंशन कर कर चलोगे, उसमें से आप डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर कर दिखाओगे, तभी आप मतलब इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे अपनी टैंजिबल एसेट्स की, कि बिगिनिंग वाली वैल्यू लेकर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एंडिंग वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। टैंजिबल एसेट्स के बाद आ जाएंगे इनटैंजिबल एसेट्स, जहां पर आपके पास ऐसी एसेट्स आ जाएंगी जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे बिजनेस की गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, माइनिंग राइट्स हैं, सब चीज़ें आपकी ये इनटैंजिबल एसेट्स के अंडर कंसिडर की जाएंगी। फिर इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कर रखी है, किसी प्रॉपर्टी में, किसी और कंपनी की इक्विटी में, कहीं पर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, कहीं पर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, कोई म्यूचुअल फंड पार्टनरशिप फर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिख दी जाएगी, बिकॉज इट इज़ फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फिर ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे, कोई कैपिटल एडवांस, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इनको भी आप सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल जो है अलग अलग लिख कर दिखाओगे। फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, जिसमें आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट। अब अभी हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात की थी और यहाँ पर हम करंट की बात करें, दोनों में सेम टाइप की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बस वो 12 मंथ से ज़्यादा वाली हैं, ये 12 मंथ से कम वाली हैं, ठीक है ना। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में आपके पास आ जाएंगे कोई भी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह हैं, जैसे डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अगेन अलग अलग। फिर आपके पास कोई बैड डेट्स वगैरह अगर आपको चांस लग रहा है होने का तो उनको लेकर आप अलाउंस वगैरह यहाँ पर मेंशन कर कर चलोगे। इसके बाद इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। अब इन्वेंट्री क्या होता है, आपके पास स्टॉक होता है एक तरीके से। तो स्टॉक किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, लूज टूल्स का स्टॉक हो सकता है। तो ये सब आपका इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा,
ठीक है ना। और आप साथ ही साथ मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को भी मेंशन करोगे कि आप इन्वेंट्री को किस बेसिस पर वैल्यू कर रहे हो। सो माय क्वेश्चन फॉर यू नाउ इज कि कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज़ करते हैं, और एक आप मेरे को इन्वेंट्री से रिलेटेड जो एएस नंबर है वो मेंशन करोगे कमेंट्स में, और आप मेरे को ये बताओगे कि मोड ऑफ वैल्यूएशन हमारे एएस कौन सा अलाउ करते हैं। 2 क्वेश्चंस है जिसका आप आंसर मुझे ज़रूर दोगे, ठीक है। आगे ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 6 महीने से ज़्यादा के हैं जो भी, वो हम 6 महीने से कम के हैं अगर, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर चलते हैं। 6 महीने से ज़्यादा वालों को यूजुअली हम लॉन्ग टर्म में ही ले लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है उनका पैसा रिकवर करने में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। कैश या कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या कैश जैसी चीज़ें, है ना। तो यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या जो भी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो आपकी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएंगी, चेक्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर। तो इनको हम क्या कहेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहेंगे। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे, जहाँ पर रिलेटेड पार्टी का कोई लोन है, इनको भी आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में डालकर चलोगे। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ जहाँ पर भी लोन्स आ रहे हैं उनको हमने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में कैटेगराइज ज़रूर कर चलना है, ठीक है। फिर ऐसे ही अदर करंट एसेट्स आ जाएंगी और कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स आ जाएंगी। दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फुट नोट में दिखाई जाती हैं। अब ये क्या है कंटिजेंट लायबिलिटीज़? कंटिजेंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो होने के चांसेस हैं। अभी लायबिलिटी आपकी नहीं है बट देयर आर चांसेस कि ये लायबिलिटी आपकी हो सकती हैं। कोई ऐसे क्लेम्स जो हो सकता है कि आपके लिए कल को एक डेट बन जाए, आपके लिए कल को एक उधार बन जाए। कोई ऐसी आपने गारंटी दे रखी है किसी पर्सन के लिए जिसके होने के चांसेस हैं, तो मतलब आप पहले से उसके बारे में डिस्क्लोजर देकर चलते हो कि देयर आर चांसेस कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है। सो दीज आर नॉट द एक्चुअल लायबिलिटीज, तो इन्हें हम बैलेंस शीट में इंक्लूड कर नहीं चलते। दीज आर इंक्लूडेड इन द फुटनोट्स, ठीक है जी। फिर डिविडेंड वगैरह है, कोई प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर है, उन सबको भी आप यहाँ पर मेंशन कर चलोगे। कोई इशू प्रोसीड्स की यूटिलाइजेशन है, एसेट रियलाइजेबिलिटी का डिस्क्लोजर है, सब चीज़ों को आप एक साथ डिस्क्लोज कर चलोगे। अब आ गए हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे, जो कि आपके पार्ट 2 में गिवन है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो पार्ट 1 में था, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपका पार्ट 2 में है। तो दिस इज हाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लुक्स लाइक। पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम जो कि करंट ईयर का है एंड देन प्रीवियस ईयर का है। स्टार्ट करते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। सेल्स के अलावा आपको कोई और इनकम है, कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, कोई डिविडेंड वगैरह आपको रिसीव हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो आपके अदर इनकम्स के पार्ट आ जाएंगे। कोई रेंट आप रिसीव कर रहे हो, कोई कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। रेवेन्यूज दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। आपने इसको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद आप लिखोगे सारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के हेड्स हमने बना दिए, जिसका हमने एक्रोनिम रखा CPCEFDO, ठीक है जी। सी मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी इज चेंज इन इन्वेंट्रीज, ई एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, एफ फाइनेंस कॉस्ट, डी डेप्रिसिएशन एंड ओ मींस अदर एक्सपेंसेस। आपने अलग अलग कैटेगरी के एक्सपेंसेस को यहाँ पर कैटेगराइज किया, उनका टोटल निकाल लिया। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगी तो क्या आएगा? ऑब्वियसली मेरे पास प्रॉफिट आएगा। कब? अगर मेरे रेवेन्यूज एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं। प्रॉफिट के बाद जो है, अगर कोई भी हमारे पास एक्सेप्शनल आइटम है तो वो माइनस कर दी जाती है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है तो वो माइनस कर दी जाती है। फिर उसके बाद टैक्सेस का ट्रीटमेंट होता है, और टैक्सेस का ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। रूटीन ऑपरेशन से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। तो अब इसको लेकर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, है ना, इसको लेकर भी आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपका बिजनेस एक फाइनेंसिंग कंपनी है, इफ़ योर बिजनेस इज ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
फाइनेंस की कंपनी है, बैंक है, बैंक के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जो रूटीन फंक्शनिंग से पैसा आता है ना। हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आती हैं। सेल्स कब आती हैं? अगर मेरा बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो वहाँ पर मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बट अगर मेरा बिजनेस फाइनेंसिंग का है, जैसे बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग में क्या सेल कर रहे हो? कुछ भी सेल नहीं कर रहे, आप कोई प्रोडक्ट बना के थोड़ी बेच रहे हो। तो वहाँ पर आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? आपका वहाँ रेवेन्यू इंटरेस्ट से आ रहा है, आपका वहाँ रेवेन्यू आ रहा है, आप बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, उन सर्विसेज से आपको रेवेन्यू आ रहा है। So that interest and that those financial services are a part of revenue from operation। अगर आपका बिजनेस एक फाइनेंसिंग बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो प्रोडक्ट को सेल कर कर, सर्विस को सेल कर कर जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आपके लिए क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन दी शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, आप अलग अलग डिस्क्लोज कर कर चलोगे सभी रेवेन्यूज़ को। और ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट का ट्रीटमेंट होगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आएंगी? जो आपकी इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड खर्चे हैं, इंटरेस्ट का खर्चा है, बोरोइंग की कॉस्ट है, फॉरेन करेंसी में आपको कोई गेन लॉस हो रहा है, वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर आपके पास अदर इनकम्स आ जाएंगी। कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कोई डिविडेंड की इनकम है। ठीक है, कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया तो उस पर आपको गेन या लॉस हुआ, वो भी आपका यहीं पर इंक्लूड किया जाएगा। अभी हम डिस्कस भी इसको कर चुके हैं। एक कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम्स के बारे में बताना है। ये सारी एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट है जिसके बारे में कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली मेंशन करना है दैट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस जो है कौन से किए गए हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए एक्सपेंस जो किए गए हैं, इट इंक्लूड्स वेजेस, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, ईसोप्स वगैरह देते हैं हम, वेलफेयर एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो आपके यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। डेप्रिसिएशन को अलग से मेंशन करोगे, है ना। उसके बाद कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% है या फिर 1 लाख से ज़्यादा है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उस हिसाब से आप उस इनकम और एक्सपेंडिचर को भी अलग से कैटेगराइज कर कर लिखोगे। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को लिखोगे, डिविडेंड की इनकम को लिखोगे, गेन या मतलब प्रॉफिट या लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसे लिखोगे, प्रॉफिट लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, कोई ऑडिटर को पेमेंट किया है, कोई CSR एक्टिविटीज़ में आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है जो कि सेक्शन 135 में गिवन है। CSR एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आपने कोई पैसा खर्च किया, तो वो भी आप एक्स्ट्रा अलग से मेंशन कर कर लिखोगे। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को लेकर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी है। आपको कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? आप समझते हैं एक पेरेंट कंपनी होती है और एक सब्सिडरी होती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की हमने बात की है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में कि हमने लिया था कि रिलायंस है, रिलायंस मेरे लिए एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है आगे जियो, जियो मेरे लिए क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, यानी अगर मैं रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ तो वो कंसोलिडेटेड लेवल पर बननी चाहिए। यानी कि यहाँ पर रिलायंस अपना डेटा देगा और अपने डेटा के साथ साथ जियो का डेटा इंक्लूड कर कर चलेगा, बिकॉज इट इज़ हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इट इज़ हैविंग मोर शेयर इन द जियो, तो जियो को वो एज एन इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में शो कर कर दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप पेरेंट्स का, ये पेरेंट कंपनी जो जैसे होल्डिंग कंपनी है, उनके ओनर्स का प्रॉफिट लॉस अलग से प्रेजेंट करोगे, और जहां पर उनका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको अलग से मेंशन कर कर चलोगे। ठीक है ना। ऐसे ही बैलेंस शीट में आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को विद इन इक्विटी दिखाकर चलोगे, ओनर इक्विटी से अलग करके। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रीवियस टर्म है, अब वैसे इसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या होता है ये? देखो, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। अब जैसे रिलायंस और जियो है ना, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है रिलायंस,
है ना। तो यानी कि जियो की अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो हो सकता है कि 85%, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि जियो के शेयर्स में 85% इन्वेस्टमेंट तो रिलायंस की है ताकि रिलायंस का कंट्रोल बना रहे, और 15% जो है वो जनरल पब्लिक से पैसा आया हुआ है। तो दिस 15% इज द माइनॉरिटी पीपल। तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वहां पर रिलायंस अपनी बुक्स में जियो का डेटा मेंशन करेगा, और जब जियो अपनी बुक्स बनाएगा तो वहां पर जब वो इक्विटी दिखाएगा तो इक्विटी वो प्रॉपर दिखाएगा कि ओनर्स की मतलब होल्डिंग कंपनी की कितनी इक्विटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कितनी इक्विटी है, अलग से मेंशन कर कर दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर इंड एस 1 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो वो यही कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की आज बात इसलिए नहीं की है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में अलग से सेपरेट टॉपिक की तरह कवर किया जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर ये बोला गया कि कंपैरेटिव डेटा आपको शो करना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। अगर आप किसी भी जो आपका अकाउंटिंग रूल प्रोसीजर मेथड है उसमें चेंज करते हो तो आपको उसको चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो प्रेजेंट कर कर चलना है किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज होगा तो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अगर बात करें, डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट है जहां पर आप ये देखते हो कि एक बिजनेस कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, और इसको गवर्न करने के लिए कौन सा एस है, इसको गवर्न करने के लिए इंड एस 7 जो है वो एग्जिस्ट करता है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर कर चलोगे तो पैराग्राफ 38, 38A, 38B ऑफ इंड एस 1 के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि पैराग्राफ 38 कहता है कि एक एंटिटी को कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड्स फॉर ऑल द अमाउंट्स। फिर पैराग्राफ 38A ये कहता है कि एक एंटिटी को 2 बैलेंस शीट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और रिलेटेड नोट्स जो है वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और पैराग्राफ 38B कहता है कि आपको नैरेटिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर कर चलनी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपको कंप्लीट डिटेल देकर चलनी है। तो मोटी मोटी बात यह है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जिसमें 2 बैलेंस शीट, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स रहेंगे। हर एक के डबल अमाउंट्स आप लिख कर चलोगे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, तो ये पैराग्राफ 40A, 41 और 42 में गिवन है कि 40A कहता है कि आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है और वो चेंज रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी चेंज उसका आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको एक थर्ड बैलेंस शीट वहां पर बनाकर दिखानी पड़ेगी, उस इम्पैक्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट या रिक्लासिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी अगर चेंज का मटेरियल इम्पैक्ट है ऑन द ओपनिंग वैल्यूज ऑफ द बैलेंस शीट, तो आपको वो सारी चीज़ों को क्लियरली मेंशन कर कर दिखाना पड़ेगा। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी हमारे कोई अमाउंट्स रिक्लासिफाई होंगे, चेंज होंगे, तो आप नेचर बताओगे रिक्लासिफिकेशन का क्या है, कितना अमाउंट रिक्लासिफाई हुआ एंड वाई दैट अमाउंट इज रिक्लासिफाइड, वो भी आप रीज़न देकर चलोगे। अगर रिक्लासिफिकेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ पर रीज़न दोगे कि वाई यू आर नॉट रिक्लासिफाइंग और कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। एक दो बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है इस टॉपिक पे, बट येस यू शुड नो द फॉर्मेट्स, यू शुड नो कि कौन सा डेटा लगभग कहाँ पर लिखा जाता है, तो ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ द रिविजन शीट फॉर द टुडेज टॉपिक। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर रिवाइजिंग बाय डाउनलोडिंग द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको बैलेंस शीट डिस्क्लोजर आइटम को उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ से आता है? शेयर इशू excess over face value arises from revaluation created on redemption of preference shares and balance of profit and loss। ठीक है ना। तो सरप्लस तो मेरे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्रिएटेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडम्पशन वाला शेयर आ गया, रिजर्व आ गया।
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, जब आपकी फेस वैल्यू जो है वो एक्सेस होगी इशू प्राइस से। तो 1324 आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। Question number 2, a company has taken a term loan of 10 crores from a bank secured by a plant and machinery। इसमें से 1.5 करोड़ आपने जो रीपे करना है नेक्स्ट 12 मंथ्स में करना है, तो लोन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। अब देखिए क्लियरली गिवन है, इफ 1.5 करोड़ इज टू बी रीपेबल इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो ये 1.5 करोड़ मेरे पास किस में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। एंड बचा हुआ 8.5 सीआर जो है वो मेरा अभी बाद में जाने वाला है, तो वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दैट 8.5 करोड़ जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा, 1.5 करोड़ आपका करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज भी आप इसको कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हर एक आइटम जो है उसको क्रॉस रेफरेंस करना है, ये भी सही बात है। और कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मस्ट बी डिस्क्लोज, तो ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए आप एडुटैप के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, एडुटैप की वेबसाइट पर जाना है, edutap.in कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे जो इस टाइम एडुटैप आपको ऑफर कर रहा है। सबसे पहला फुल फ्लेजेड कोर्स जो है मास्टर कोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को बहुत तसल्ली से कवर अप कर सकते हो। टाइम है, अच्छे से कंसेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 वाली लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं विद योर मेंटर्स। ठीक है, अगर आप कंप्लीट कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कंप्लीट कोर्स मास्टर कोर्स का खरीद सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। एंड आप उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, फॉर IIFS, फॉर PPB, फॉर AFM एंड फॉर RBWM सेपरेटली। मास्टर कोर्स का एक ओवरव्यू लेने के लिए आप 2 डे डेमो कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 रुपये की फी पेमेंट पर आपको इसी मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 डेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइव क्रैश कोर्स की, एक ऐसा कोर्स जो आपको लाइव बेसिस पर टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए सिलेबस को कवर अप करने का मौका देगा। यहाँ पर आपको टाइम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स आपकी यहाँ पर क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डेड क्लास अगर आपकी लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको मिलेंगे IIBF की बुक वाले कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मेंटर टॉक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगा फोर्टनाइट बेसिस पर अगेन। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर अप कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं एक और सीरीज की, टेस्ट सीरीज। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आप कंटेंट को कवर अप कर चुके हैं और आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। जब भी इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। For any other kinds of doubts and queries regarding the today's topic, you can write down in the comment section below, and you can call us or email us on 8146207241 and email us on hello@edutap.co.in for any kind of queries regarding JIB and CIB. We are always there to help you. So till then आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।